सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। पिछले दोनों वीडियो में आपने नागार्जुन का जीवन चरित्र और काव्य की व्याख्या अच्छी तरह समझा। इस वीडियो में पाठ के प्रश्नोत्तर का विशद चिंतन करने जा रहे हैं। बादल को घिरते देखा है। इस पाठ का पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? उत्तर, इस कविता में निम्नलिखित दृश्यों का चित्रण हुआ है। ओस की बूंदों को कमलों पर गिरने का दृश्य का चित्रण, हिमालय में विद्यमान झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य, वसंत ऋतु के सुंदर सुबह के दृश्य का चित्रण, चकवा चकवई का सुबह मिलने का दृश्य का चित्रण, कस्तूरी हिरण के भागने के दृश्य का चित्रण, किन्नर और किन्नरियों के दृश्य का चित्रण। प्रश्न 2, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि प्रेम से युक्त तकरार। इस तकरार में कड़वाहट के स्थान पर प्रेम शामिल होता है। यह दो प्रेमी जोड़ों के मध्य प्रेम से भरी लड़ाई होती है। कविता में चकवा चकवई के मध्य यह प्रणय कलह दर्शाया गया है। प्रश्न 3, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी के सुगंध के पीछे भागता रहता है। उसे इस सत्य का भान ही नहीं होता, भान का मतलब आभास, कि वह सुगंध तो उसी की ही नाभि में व्याप्त कस्तूरी से आती है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है। वह अपनी असमर्थता कारण परेशान हो उठता है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? प्रश्न 4, उत्तर, कालिदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना मेघदूत में बादल को दूत के रूप में चित्रित किया है। एक यक्ष को धनपति कुबेर ने अपने यहां से निर्वासित कर दिया था। निर्वासित यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा करता था। कवि ने बहुत प्रयास किया कि वे उन स्थानों को खोज निकाले जिनका उल्लेख कालिदास ने किया था। उसे वह स्थान बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। अतः बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद हो आई। प्रश्न 5, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा? पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्रायः पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हैं। इसी कारण कवि ने कहा कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। प्रश्न 6, बादल को घिरते देखा है। पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य है? अपने शब्दों में लिखिए। इस पंक्ति को कवि ने टेक के रूप में प्रयोग किया है। टेक कहते हैं जब कविता के अंत में एक ऐसी पंक्ति होती है जो हर पैराग्राफ
कविता की पैराग्राफ में बार बार लिखा जाता है उसे टेक कहा जाता है। अतः इसे प्रत्येक अंतरा के बाद प्रयोग किया गया है। इस तरह कविता प्रभावी बन जाती है और उसका मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। इसके प्रयोग से काव्य सौंदर्य में भी अद्भुत वृद्धि हो जाती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे, शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रस्तुत पंक्ति में चकवा चकवई का दर्द दर्शाया गया है। कहा जाता है कि चकवा और चकवई को श्राप है कि वे रात को अलग हो जाएंगे। यहां पर उसी श्राप का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि अभिशापित चकवा और चकई रात को अलग हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन, रोना बंद हो जाता है। वे दोबारा से तालाब के किनारे व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ने लगते हैं। मानो चकई बोल रही हो कि तुम रात मुझे छोड़कर क्यों चले गए। यह प्रणय कलह कवि स्वयं देखता है। अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कस्तूरी हिरण को परेशानी को दर्शाता है, हिरण की परेशानी को दर्शाता है। वह कहता है कि कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी गंध के पीछे पीछे भागता रहता है। उसे सत्य का भान नहीं हो पाता, आभास नहीं हो पाता है कि वह गंध तो उसी की ही नाभि में व्याप्त कस्तूरी से आता है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है। वह अपनी असमर्थता कारण परेशान हो उठता है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। छोटे छोटे मोती जैसे कमलों पर घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई है। इसमें कवि वर्षा ऋतु में तालाब के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि वर्षा का सौंदर्य अद्भुत है। हिमालय स्थल में तो इस सौंदर्य की बात ही अलग है। ओस के छोटे छोटे कण मोती के समान लग रहे हैं। उसके शीतल और बर्फ के समान कणों को कवि ने मानसरोवर में सुनहरे खिले कमलों के ऊपर गिरते देखा है। भाव यह है कि ओस के कणों को उसने कमल पर गिरते देखा है। यह सौंदर्य अद्भुत है। ख। समतल देशों में आकर हंसों को तिरते देखा है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई है। इसमें कवि वर्षा ऋतु में हिमालय स्थल में बनी झीलों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत सी छोटी बड़ी प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। इन झीलों में मैदानी स्थानों के उमस भरे मौसम से तंग आकर हंसों के समूह को आते देखा है। वे झीलों के नीले जल में तीखे मीठे स्वाद से युक्त वाले कमल नालों को खोजते हुए तैरते हैं। वे इस झील में बहुत सुंदर लगते हैं। भाव यह है कि वर्षा ऋतु में हिमालय की झीलें इन हंसों का निवास स्थान बन जाती है। वसंत ऋतु का सुप्रभात था। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई है। इसमें कवि वसंत ऋतु की सुबह के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि वसंत ऋतु का सुंदर प्रभात सुबह हो रहा है।
इस समय मंद तथा शीतल हवा चल रही है। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें अपने आसपास व्याप्त शिखरों को सोने के समान रंग में रंग रही है। भाव यह है कि वसंत ऋतु की सुबह का सौंदर्य बहुत ही सुंदर होता है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, जाने दो, वह कवि कल्पित था। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते हुए देखा है से ली गई है। इसमें कवि कालिदास द्वारा मेघदूत में वर्णित स्थानों को ढूंढ रहा है। व्याख्या: कवि कहता है कि कालिदास ने मेघदूत में अलकापुरी का उल्लेख किया है। उसने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं मिली। कवि कहता है कि वह कौन सा स्थान होगा जहां मेघ रूपी दूत बरस पड़ा होगा। कवि कहता है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा पर असफलता हाथ लगी, अतः इसे जाने देते हैं, शायद यह कवि की कल्पना मात्र थी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का हमने अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर लिखने का प्रयास किया है। आप अपने ही शब्दों में भी लिख सकते हैं, भाव बराबर रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबा करके हिंदी साहित्य के जगत से जुड़ जाएं। और सब्सक्राइब बटन दबाने से अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ में अपने कुछ मित्रों को अवश्य भेजें ताकि हिंदी साहित्य का फायदा वो भी उठा सकें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बटन में अवश्य लिखें, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शायद मेरी प्रतीक्षा को आप सकारात्मक तरीके से जवाब देंगे और मुझे आपका इंतजार रहेगा। कमेंट बटन में लिखिए। धन्यवाद। सबको फिर डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, जिससे ज्ञान वृद्धि को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको पुनः मेरा नमस्ते।